बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम ईटा 2020 सेशन के सिलसिले में जो चैप्टर 7 में फंजाई का जो हमने पोर्शन शुरू किया था उसमें हमने जो बेसिकली एंड पे बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई की। तो उसमें हमने क्या कहा था कि जो मेनली फंजाई की क्लासिफिकेशन है दैट इज़ बेस्ड अपॉन टाइप्स ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स, और उन सेक्सुअल स्पोर्स की बेस पे हमने ना जो ट्रू फंजाई के जो ग्रुप थे वो मैंने 3 आपको बताए थे। ज़ाइगोमाइकोटा या माइसीड्स भी नाम देते हैं, एस्कोमाइकोटा था या एस्कोमाइसीट कह दो, और तीसरा जो था बेसिडियोमाइकोटा। तो हम यहाँ पे ना सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ज़ाइगोमाइकोटा से, यानी फंजाई का ये पहला ग्रुप है या मेन ग्रुप आप कह सकते हैं, डिवीजन है। ज़ाइगोमाइकोटा कह दो या ज़ाइगोमाइसीट, बात एक ही है। और ये वाले जो फंजाई होते हैं इनको हम एक कॉमन नेम देते हैं कॉन्जुगेटिंग फंजाई का। इनको आप क्या नाम देंगे? दीज आर द कॉन्जुगेटिंग फंजाई। और कॉन्जुगेटिंग फंजाई हम इनको क्यों कहते हैं कि ये कॉन्जुगेशन करते हैं, जो हमने बैक्टीरिया में पढ़ी थी ना टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि जिसमें वो सेक्सुअली क्या करते हैं, 2 बैक्टीरिया जो अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करेंगे। यहाँ पे भी उसी तरह से क्या होगा कि 2 जो होते हैं ना डिफरेंट इंडिविजुअल से जो हाइफी आ रहे होते हैं होंगे सेम स्पीशी के, लेकिन 2 डिफरेंट स्ट्रेन्स होंगे, वो आपस में मिलते हैं, फ्यूज़ करते हैं, कॉन्जुगेशन उसको कहते हैं। तो उस बेस पे हम ना ज़ाइगोमाइकोटा को कॉन्जुगेटिंग फंजाई भी कहेंगे। तो ये ना आपने कॉमन जो होते हैं ना नेम्स, ये लाजमन याद रखने हैं कि बाज़ का जब वो ठीक है वो इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है कि एग्जांपल्स दी होंगी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेंबर ऑफ ज़ाइगोमाइकोटा, तो ये तो आपको पता होगा। लेकिन अगर उसी के एक एग्जांपल ऐसे दे दी जाए और क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉन्जुगेटिंग फंगस, तो वो आपको फिर पता होना चाहिए कॉन्जुगेटिंग फंगस और ज़ाइगोमाइकोटा में कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी जैसे मैंने अभी बोल दिया था कि इनके जो नाम के रीज़न होती है उसमें टाइप ऑफ सेक्सुअल स्पोर होगा, और टाइप ऑफ सेक्सुअल स्पोर से मीनिंग क्या है कि ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक पर्टिकुलर टाइप का ये स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे भी ना एक स्पोर बनेगा जिसको बेटे हम नाम देते हैं, ये मैं लिख रहा हूँ ज़ाइगोस्पोर, जो कि क्या है 2n यानी डिप्लॉइड होता है। और इस ज़ाइगोस्पोर की बेस पे हम इसको क्या है ज़ाइगोमाइकोटा का जब वो नाम देंगे। अब ये जो ज़ाइगोस्पोर है वो डिप्लॉइड होगा, ये 2n साथ लिखा हुआ है, और साथ याद रखिएगा ये क्या होता है थिक वॉल्ड भी होगा। ठीक है, ये थिक वॉल्ड भी होता है, और साथ ही ना ये मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ रेजिस्टेंट, ये क्या होगा साथ रेजिस्टेंट भी होगा। और ये जो है बेसिकली क्या है ज़ाइगोस्पोर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है ये प्रोड्यूस हुआ। लेकिन साथ ही अगर मैं ये बात करूँ ना जो इनके अंदर जो एसेक्सुअल जो स्पोर्स होंगे बेटे उनको हम नाम देते हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स का। आप क्या नाम देंगे? दीज आर द स्पोरेंजियोस्पोर्स। क्यों स्पोरेंजियोस्पोर्स कह रहे हैं कि इनमें जो है वो जो स्पोर्स होंगे वो स्पोरेंजियम के अंदर बनते हैं। किसमें बनेंगे? स्पोरेंजियम के अंदर। बाकी रह गए बेटे इनमें ना जो हाइफी हैं वो आप लिख सकते हैं कि वो अनसेप्टेट होंगे। ठीक है, और हाइफी जो होते हैं ना अनसेप्टेड भी हैं, और ख़ास तौर पे ना इनको हम 3 टाइप्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। यानी सेप्टा के लिहाज से तो ये अनसेप्टेड हो गए, लेकिन ना इनमें एक वो होते हैं जो फूड स्टफ़ जो होगा उसके अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं। देखो जैसे एक ब्रेड के ऊपर आपको फंगस नज़र आता है तो वो क्या करता है कि अपने हाइफी जो है ना वो यानी सेंड करेगा डीपली इनटू द ब्रेड। तो
तो जो इस तरह से डीपली उसमें पेनिट्रेट कर जाते हैं उनको बेटे हम नाम देते हैं राइजोइडल हाइफी भी कहते हैं, या आप कह सकते हैं कि वो राइजोइडल जो है ना थ्रेड्स से, जो कि बेसिकली क्या करते हैं, जो फूड स्टफ होगा उसको एब्जॉर्ब करते हैं। अब इसी तरह से जो सेकंड टाइप आती है ना उसको हम नाम देते हैं स्टोल-ऑन का। और जो स्टोल-ऑन होते हैं ना ये ऐसे हाइफी होते हैं जो ब्रेड की सरफेस के ऊपर क्या ग्रो करेंगे, जो क्या करेंगे, ब्रेड की सरफेस पे ग्रो करते हैं, उनको हम क्या नाम देते हैं, स्टोल-ऑन्स का। और तीसरे जो होते हैं ना उनको बेटे हम नाम देते हैं स्पोरेंजियोफोर का। और ये वो होंगे जो एरियल हैं। एरियल से मीनिंग क्या है, दे ग्रो इरेक्ट, दे ग्रो स्ट्रेट अपवर्ड, और उनकी जो टिप्स होती हैं उनके ऊपर क्या होंगे, स्पोरेंजिया बनती हैं जिनमें स्पोरेंजियोस्पोर्स होंगे। तो ये बेसिकली क्या है, ये 3 टाइप्स हैं। अब मैं अगर इसके ना एग्जांपल्स यहाँ पे लिख दूँ ना, जैसे अभी ये स्टोल-ऑन है ना, इसी वजह से हम ना ये एक इसमें होता है राइजोपस स्टोलोनिफर, क्या कहेंगे आप इसको, राइजोपस स्टोलोनिफर भी कहते हैं, या ज़रा के एक जीनस है तो इसे राइजोइड की एक सेकंड टाइप भी राइजोपस की होती है जिसको हम ना निग्रिकन का नाम देते हैं। ठीक है ना, ये क्या होगा, निग्रिकन। नाइग्रा का मीनिंग क्या होता है, ब्लैक। नाइग्रा का क्या मीनिंग होगा, ब्लैक। तो अब देखिए यहाँ पे ना ये जो राइजोपस है यानी नाइग्रिकन जो आ रहा है ना, तो उसके लिए एक याद रखें, जो राइजोपस है इसको एक हम ना नाम देते होते हैं ब्रेड मोल्ड का भी, कि बेसिकली क्या है, ये ब्रेड के ऊपर जब वो ग्रो करता है। और इसी तरह से ना इसको एक और भी नाम हम देते होते हैं ब्लैक मोल्ड, ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, या इसको आप क्या है, ब्लैक मोल्ड का भी नाम देंगे। अब देखिए ये जो ब्रेड मोल्ड था वो तो ठीक है, ब्रेड के ऊपर ग्रो कर रहा है। ब्लैक मोल्ड क्यों कहा है कि जो इसके स्पोर्स होते हैं ना मैच्योरिटी पे, ख़ास तौर पे ये स्पोरेंजियोस्पोर्स होंगे, मैच्योरिटी पे पहुंचने के बाद ये क्या है, ब्लैक हो जाते हैं। जब ये ब्लैकिश इन कलर नज़र आएंगे तो इसलिए हम इसको क्या है, ब्लैक मोल्ड का नाम भी देते हैं। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये क्या करेगा कि मैं कहता हूँ ब्रेड के ऊपर जब वो ग्रो करता है, बल्कि जो स्टोर्ड हमारे पास होते हैं ना, स्टोर्ड फॉर्म में मिलते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे पीच है, यानी पीचेस वगैरह के ऊपर भी हैं, ये स्ट्रॉबेरी में लिख रहा हूँ, इस पर भी ये क्या है, यानी जो स्टोर हाउसेस में होते हैं उस पर भी ग्रो कर जाते हैं। और तीसरा यहाँ पे मैं ऐसे ना ये स्वीट पोटैटो लिख रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि ये स्टोर हाउस में जहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, वहाँ पे भी क्या है, ये ग्रो कर सकते हैं। और ये क्या था, उनके ना आप कह सकते हैं एडाप्टिव फीचर्स के अंदर शामिल है कि दे कैन फेस और दे कैन बियर लो टेम्परेचर। बातें समझ आ रही है कि नहीं। बाकी बेटे रह गया इसमें, जैसे कहा है कि ये एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं ना, वो जो इरेक्ट हाइफी होंगे उनमें होंगे। ये बात याद रखनी है कि जो इरेक्ट हाइफी थे ना, जो अपवर्ड जा रहे होते हैं, इनके ऊपर क्या होगा, ये स्पोरेंजिया बनती हैं। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आएंगे, यानी जो फ्यूज़ करते हैं ना, वो कौन से होंगे, स्टोल-ऑन वाले। यानी हमने कहा था ना कि ये कॉन्जुगेटिंग फंजाई कहते हैं कि इसमें जो हाइफी होंगे वो आपस में क्या करते हैं, फ्यूज़ करते हैं। फंजाई क्या, हाइफी क्या करेंगे, आपस में फ्यूज़ करेंगे। और वो जो फ्यूजन यहाँ पे हो रही होती है वो क्या होगी, इन स्टोल-ऑन्स की वजह से होगी। यानी जो हॉरिजेंटली ग्रो कर रहे होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, इसमें आपस में फ्यूज़ करेंगे। ये बात क्लियर होगी। नेक्स्ट बेटे इसमें एक और बात पे याद रखिएगा कि जो स्पोरेंजियोस्पोर्स है ना वो हैप्लॉइड हैं, जबकि ज़ाइगोस्पोर जो होगा वो क्या होगा, डिप्लॉइड होगा। ठीक है। और ये ख़ास तौर पे ना जो स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं हम ये कहते हैं कि दीज आर प्रोड्यूस्ड
इन फेवरेबल कंडीशन, कि जो फेवरेबल कंडीशंस होंगे उनमें क्या होगा, ये नॉर्मल स्पोर्स बनते हैं, यानी वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, जबकि ज़ाइगोस्पोर्स जो होंगे दीज आर प्रोड्यूस्ड इन अनफेवरेबल कंडीशंस। ठीक है, और उसमें होता भी यही है कि जब ना दो डिफरेंट स्ट्रेन्स के जो हाइफी आपस में मिलते हैं तो एक ज़ाइगोट बनता है, और ज़ाइगोट और ज़ाइगोस्पोर में जब वो फ़र्क है तो इसमें एक याद रखिएगा कि जो ज़ाइगोट है ना उसमें हम ये कहते हैं कि वो थिन वॉल्ड होता है, ये डिप्लॉयड ही है लेकिन क्या होगा वो डिप्लॉयड, जबकि जो ज़ाइगोस्पोर है वो भी क्या डिप्लॉयड होगा, लेकिन जैसे हमने उसके बारे में कहा था वो थिन वॉल्ड था, तो ये क्या होगा, दिस विल बी द थिक वॉल्ड, वो थिन वॉल्ड है और ये क्या होता है थिक वॉल्ड है। और बेटा एक याद रखिएगा, जैसा ये ज़ाइगोस्पोर जब वो जर्मिनेट करता है ना तो हम ये कहते हैं इट अंडरगोज, ये क्या हो जाएगा, इट अंडरगोज मियोसिस ड्यूरिंग जर्मिनेशन, कि जब ये जर्मिनेट करेगा तो ये क्या करता है, शाबाश, इट विल अंडरगो मियोसिस। और साथ ही एक बात याद रखें, ये मियोसिस के थ्रू क्या है एक हाइफा बनाएगा, और उस हाइफा में के ऊपर क्या, ये देखें ना, अगर मैं ऐसे बना देता हूँ, ये ज़ाइगोस्पोर है, ये इसमें से एक हाइफा निकला था, फिर उस हाइफा की जो टिप है वो क्या करती है, शाबाश, ऐसे स्वेल अप कर जाएगी, और स्वेल करने के बाद एक स्पोरेंजियम बना देती है जिसके अंदर क्या होंगे, बहुत सारे स्पोर्स बन जाते हैं, और फिर स्पोर्स हैं जब रिलीज़ होंगे तो इसमें क्या है वो ग्रो करने के बाद ने जो है वो माइसीलिया बना सकते हैं। माइसीलियम लास्ट में हम कर चुके हैं कि वो फंगस की क्या होती है, बॉडी होगी। बाकी रह गए बेटे इनमें ना ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों स्टेजेस होती हैं, जब वो आपस में फ्यूज़ करते हैं तो उसको बेटे हम नाम देते हैं प्लाज्मोगैमी का, यानी दोनों जो हाइफी होंगे जब वो आपस में फ्यूज़ करेंगे, ख़ास तौर पर उनके साइटोप्लाज्म, तो ये क्या थी, प्लाज्मोगैमी। और इसमें क्या है, इमीडिएटली फिर क्या हो जाएगी, यानी प्लाज्मोगैमी जैसे हुई इमीडिएटली फॉलोड बाय, और इसमें क्या है जो इमीडिएटली होगा, कैरियोगैमी, यानी इसमें साथ ही क्या हो जाती है, कैरियोगैमी हो जाएगी, कि उसके बाद न्यूक्लियाई फ्यूज़ करते हैं। यानी देखो ना, दो हाइफी एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, पहले उनके क्या है, साइटोप्लाज्म आपस में मिक्स हो रहे हैं तो उसको हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं, फिर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, कैरियोगैमी। तो ये आगे वाले जो दोनों ग्रुप्स पढ़ेंगे ना, यहाँ पे मैं हेडिंग लिख भी देता हूँ। सबसे पहले जो हम अभी बात करने जा रहे हैं वो इस एस्कोमाइकोटा की है, कि जो एस्कोमाइकोटा होगा ना इसमें बेटे ऐसे ही होगा, ये प्लाज्मो और कैरियोगैमी हमें मिलते हैं लेकिन उनके दरमियान गैप नहीं होता है, यानी प्लाज्मोगैमी हुई तो साथ ही क्या होती है, कैरियो, जबकि एस्कोमाइकोटा के अंदर क्या है, प्लाज्मोगैमी हो जाएगी लेकिन कैरियोगैमी जो वो क्या, दैट विल बी डिलेड। और वो जो डिले हो रही है कितनी होगी वो डिपेंड करता है, बाज़ का तो वो जो डिले है ना लॉन्ग टाइम के लिए होती है, नॉर्मली होता ही लॉन्ग टाइम के लिए। तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, एक ऐसी माइसीलियम बनती है जिसमें हर जो सेल होगा उसके पास के 2 न्यूक्लियाई होते हैं, पर सेल आपको कितने न्यूक्लियाई मिलेंगे, 2 न्यूक्लियाई। ये बातें समझ आ रही कि नहीं। अच्छा बेटे देखें, एक यहाँ पे ना ये जो हमने हाइफी पढ़े थे ना ज़ाइगोमाइकोटा में, इनका एक याद रखिएगा, हाइफी जो होते हैं इसमें हमने जैसे कहा था अनसेप्टेट है, ठीक है, अनसेप्टेट होंगे। दूसरा ये वर्ड मैं यहाँ पे सिनोसिटिक भी लिख रहा हूँ, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। और साथ ही एक याद रखें, हर जो होगा ना आप कहते हैं कि जो मिसाल के तौर पे
एक गैमीटेंजियम जो बनती है, जो कॉन्जुगेशन करती हैं, उसमें वो टिप होती है और टिप में एक ही न्यूक्लियस होगा। ओवरऑल हाइफा के अंदर ना आपको ज़्यादा न्यूक्लियाई नज़र आ रहे हैं, लेकिन जो गैमीटेंजियम होगी, जो गैमीट बनाती है, उसमें क्या सिंगल न्यूक्लियस होता है। याद रहेगी कि नहीं? तो अभी जो मैं बात कर रहा था ना एस्कोमाइकोटा की, तो इसमें सबसे पहला जो एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो जैसे उनका एक जनरल नाम हमने कॉन्जुगेटिंग रखा था, तो इनमें क्या है, जो कॉमन नेम हमें मिलता है वो क्या होगा, सैक फंजाई। और सैक फंजाई इसलिए कहते हैं कि इनके अंदर ना एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या नाम देते हैं, एस्कस का। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्या कहते हैं, एस्कस। और एस्कस की वजह से क्या होगा, ये सैक फंजाई कहलाती हैं। और वो मैं यहाँ पे ड्रॉ भी कर देता हूँ, ये देखें इस तरह से क्या होगा, एक लॉन्ग ये कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर ना इस तरह से हमें ये स्पोर्स नज़र आते हैं। और ये जो स्पोर्स होंगे दीज आर कॉल्ड एज एस्कोस्पोर्स। इनको हम क्या नाम देते हैं, दीज आर द एस्कोस्पोर्स। ये बातें समझ आ रही हैं कि नहीं? अब जो बेटे देखें, ये जो एस्कस की वजह से सैक फंजाई कह दिया, क्यों, ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है। एस्काई जो होता है ना, ये प्लूरल होगा। एस्कस क्या था, सिंगुलर था, और इसका प्लूरल क्या होगा, एस्काई। इस वजह से हम उसको एस्कोमाइकोटा बी कहते हैं। सैक लाइक की वजह से सैक फंजाई, और एस्कस और एस्कोस्पोर की वजह से क्या होगा, ये एस्कोमाइकोटा। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जैसे हमने वहाँ पे कहा था ना, जो हाइफी हैं वो क्या है, अनसेप्टेट हैं। तो यहाँ पे बेटा हाइफी जो होंगे वो क्या है, सेप्टेट, और क्या होंगे, मोनोन्यूक्लिएट। यानी हर एक सेल के पास क्या होता है, एक न्यूक्लियस मौजूद होगा, मोनो न्यूक्लिएटेड होते हैं। ये क्या होंगे, मोनो न्यूक्लिएटेड होंगे, पर सेल जो ना आपको एक न्यूक्लियस नज़र आता है। और बेटे अब देखें, अगर मैं इस तरह से ना यहाँ पे यूँ ना ये शो कर देता हूँ ना, ये क्या था, मेरे पास एक हाइफा है, और ये इसी तरह से ना ये देख लें, फॉर एग्ज़ाम्पल ये दूसरा हाइफा है, और ये उनमें ना आपको ये सेल्स की डिवीज़न नज़र आ रही है। एक के साथ में पॉजिटिव का साइन, दूसरे के साथ में क्या कर रहा हूँ, नेगेटिव का साइन यूँ डाल देता हूँ, तो हम ये क्या कहते हैं, बोथ आर अपोजिट स्ट्रेन्स। यानी दोनों जो हाइफी है ना, हैं सेम टाइप के हैं, सेम टाइप की जो वो फंगस होगी, लेकिन जो इंडिविजुअल्स हैं वो अलग अलग होते हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि ये अपोजिट स्ट्रेन्स हैं, एक पॉजिटिव है स्ट्रेन और दूसरी कौन सी होती है, नेगेटिव। अब ना देखें, जैसे ये एक दूसरे के करीब आएंगे, ये बेटे आपस में फ्यूज़ कर जाएंगे, यानी टच करते हैं ना, ये टच करने के बाद इस तरह से ये क्या है, आपस में जस्ट लाइक दिस ये फ्यूज़ करके, और जब बेटा ये इन्होंने फ्यूज़ किया है ना, तो फ्यूज़ करके इन्होंने ये जो हाइफा बनाया, इसको आप क्या नाम देंगे, डाइकैरियोटिक हाइफा। ये कौन सा बन गया, डाइकैरियोट। और डाई का मीनिंग क्या होता है, टू, यानी एक सेल के अंदर क्या है, एक जो है वो दो न्यूक्लियाई होंगे। यानी सिंगल सेल में क्या है, आपको 2 न्यूक्लियाई इसमें नज़र आएंगे। लेकिन जब फ्यूज़ कर रहे थे हम, उसको सामने रखे ना, तो एक के न्यूक्लियाई का कलर ब्लैक है, दूसरे क्या थे, ब्लू, तो मैंने एक ब्लैक ब्लू शो कर दिया, यानी ये क्या है, डाइकैरियोटिक हाइफा बन गया। और इसी तरह से ना ये वाले जो थे, ये क्या है, हर सेल में एक है ना, तो बेटा इसको आप मोनो कैरियोटिक हाइफा, अकेला है तो हाइफा, प्लूरल है तो क्या हो जाएगा, हाइफी। तो ये क्या हो जाएंगे, मोनोकैरियोटिक हाइफी है। ठीक है, यानी हर एक सेल के पास क्या होता है, एक एक न्यूक्लियस मौजूद है। अच्छा, जो मोनोकैरियोटिक का हाइफी है ना, ये मोनोकैरियोटिक माइसीलियम होती है, जिसको हम क्या नाम देते हैं, प्राइमरी माइसीलियम। कौन सी माइसीलियम होगी, दिस विल बी अ प्राइमरी माइसीलियम। और प्राइमरी माइसीलियम क्या है
कि आसान सी बात कि वो सिंगल न्यूक्लियस पर सेल वाली होगी, यानी आसान सी पहचान है। और ये जो एक हाइफा बना ना, ये ऐसे नहीं रहेगा, ये फिर ना इसके सेल्स मल्टीप्लाई करते जाते हैं और इस तरह से बेटे ये आपको ना यूं ये एक नज़र आएगा इस तरह से कि एक ना हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर बन गया है। यानी शुरू में क्या था, ये इस तरह से आपको ये सिंगल सा वो डाइकैरियोटिक हाइफा नज़र आया, बाद में यही जो डाइकैरियोटिक हाइफा है, अब ये देखें ये क्या हुआ है, यहाँ पे सेल्स ने इस तरह से डिफाइन कर दिया। ये क्या किया सेल्स ने, यूँ हाँ ये डिवाइड किया है, और जब ये डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे जब वो जो सेल्स बन जाते हैं। लेकिन अगर आप देखें ना, हर एक सेल के पास उसी तरह से आपको 2 न्यूक्लियाई जो है वो नज़र आएंगे। तो इसका मतलब क्या था, ये पूरी जो बनी है ये क्या बन गई, एक डाइकैरियोटिक माइसीलियम बन गई है। सिंगल न्यूक्लियस था तो पर सेल है। अच्छा बेटे देखें, अगर मोनोकैरियोटिक हमने कहा था तो ये सिंपली आप N लिख सकते हैं। यहाँ पे डाइकैरियोटिक है तो 2N नहीं लिखना है, N+N लिखेंगे। मतलब ये है कि वो दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लियाई अपनी अपनी जगह पे, दोनों न्यूक्लियाई क्या होते हैं, अपनी अपनी जगह पे हैप्लॉइड होंगे। तो लेकिन जैसा ये मिलेंगे तब जाके क्या होगा, एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनता है। अब बेटे जैसा ना ये आपस में मिलते हैं तो वो जो डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनेगा तो वो ज़रूरी नहीं तमाम सेल्स में ये फ्यून हो जाए। ये देखें जैसे ना ये मैंने इस तरह से ये ड्रा कर दिया, तो इसमें यूँ मैं शो कर देता हूँ। ये वो वाली सिचुएशन है जिसमें क्या था, अभी न्यूक्लियाई अलग अलग हैं और यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रहा है, वो न्यूक्लियाई क्या है आपस में फ्यूज़ करके। तो बेटे अब क्या होगा, सबसे पहले ना इसमें मियोसिस होगी। ये फंजाई में हमेशा ऐसे ही होता है, जैसे क्या होगी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है ना, तो उसमें सबसे पहले जो आएगा वो क्या होगा, मियोसिस। और मियोसिस जो वो किस में होगी, हमेशा ज़ाइगोट में। ये बातें याद रखनी है कि ज़ाइगोट के अंदर क्या है, शाबाश, मियोसिस हो रही है। और जब ज़ाइगोट के अंदर मियोसिस होगी तो उससे हमारे पास क्या होगा, इस तरह से कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे जिनके अंदर मियोसिस की प्रोडक्ट, ये 4 डॉट्स में बना रहा हूँ ना, ये क्या हो जाएंगे, हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनेंगे। बाद में यही हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ करते हैं और वो क्या करेंगे, शाबाश, एक बना देते हैं जिसको आप नाम देते हैं एस्कस का। उसके अंदर जो स्पोर्स होंगे वो क्या है, एस्कोस्पोर। अच्छा बेटे अगर ना यही वाली एस्काई है, यानी आप देखें ना, अब इसमें देखें ना बात का हिस्सा से हमें नज़र आता है कि बहुत सारे एस्काई हैं और ये जो ब्लू कलर में ऐसे ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो शो कर रहा हूँ ना, ये बेसिकली वो क्या होते हैं, स्टीरॉयल हेयर हैं। ये क्या था उसमें, स्टीरॉयल हेयर से होते हैं। और ये जो स्टीरॉयल हेयर होंगे ना, ये उन एस्काई के दरमियान बनते हैं। ये क्या होंगे, उन एस्काई के दरमियान बनेंगे और इस तरह से ना एक ये पूरा स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसको हम क्या नाम देते हैं, एस्कोकार्प। इसको आप क्या कहेंगे, एस्कोकार्प। और इसी तरह से एक ये भी बात याद रखिएगा, ये जो था ना डाइकैरियोटिक जो माइसीलियम है, जैसे वहाँ पे मोनोकैरियोटिक को प्राइमरी कहा था, तो इसको आप क्या नाम देंगे, दिस विल बी द सेकेंडरी माइसीलियम। ये कौन सी हो जाएगी, सेकेंडरी। और जब ये एस्कोकार्प बनाती है ना, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगी, टर्शरी माइसीलियम। लेकिन उसमें मैंने पहले ही आपको कह दिया है कि देयर इज़ अ लॉन्ग डिले। यहाँ पे क्या होगा, लॉन्ग डिले बिटवीन कैरियो एंड प्लाज्मोगैमी।
यानी प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी के दरमियान क्या होगी, एक बहुत यहाँ पे लॉन्ग डिले आ गई। बातें क्लियर हो रही हैं कि नहीं? अच्छा बेटे, इस ग्रुप के अंदर ना, ये तो मैंने थोड़ी सी ना, चूँकि एस्काई का जिक्र आया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर दी। एसेक्सुअल स्पोर्स भी बनते हैं, और इसमें जो एसेक्सुअल स्पोर्स बनेंगे, ये लास्ट में मैंने आपको रिप्रोडक्शन के लिहाज से बताया भी था, वो जो स्पोर्स हैं ना एक्सोजीनियसली बन रहे होते हैं, यानी इंडिविजुअल सेल जो होगा वो स्पोर्स के अंदर चेंज हो सकता है। तो वो स्पोर्स होते हैं वो क्या है, कोनिडियो स्पोर्स होते हैं। वो क्या होंगे, कोनिडियो स्पोर्स। अब ये जो कोनिडियो स्पोर्स है ना, इनके मैं ऐसे कह देता हूँ डिफरेंट कलर्स होते हैं। मिसाल के तौर पे इनका, जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ब्राउन भी कलर के हो सकते हैं, ब्लू भी हो सकते हैं, या इसी तरह से ना एक आपको पिंक कलर भी इसमें नज़र आएगा, यानी ब्राउन, ब्लू और पिंक कलर, ये क्या है, कोनिडियोस्पोर का ये होगा, ये कलर्स होते हैं। और बाकी रह गया, अगर आपसे कोई पूछे ना कोनिडियोस्पोर, ये मैंने जैसे एन लिख दिया, ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड है। ये क्या होते हैं, हैप्लॉइड होंगे। और कोनिडियोस्पोर्स भी हैप्लॉइड हैं, और ये जो यहाँ पे एस्कोस्पोर्स बने थे वो भी क्या थे, हैप्लॉइड ही है। क्यों, एस्कोस्पोर भी जो है वो मियोसिस के थ्रू बनते हैं। बाकी बेटे अगर बात करिए इनके एग्जांपल ज़रा पूछ लेता है, उसमें जो एग्जांपल्स के लिहाज से आपने याद रखना है ना, एक उसमें यानी जैसे मैं कहता हूँ मोरल्स हैं, यानी इसके अंदर एक टाइप आती है मोरल। और मोरल जो होता है ना, इसमें एक याद रखिएगा, बेल शेप्ड स्ट्रक्चर, यानी इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है ना, जिसको आप एस्कोकार्प कह रहे हैं, एस्कोकार्प क्या है, फ्रूटिंग बॉडी को कहते हैं। और वो जो फ्रूटिंग बॉडी थी उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, बेल शेप्ड है। उसका स्ट्रक्चर क्या है, बेल शेप। इसी तरह से बाकी जो इसमें एग्जांपल्स हैं, मिसाल के तौर पे आपने ये यीस्ट का नाम सुना होगा, जो लास्ट में हमने डिस्कस भी की थी। इसके अंदर ना यीस्ट भी आ जाती है। इसके अंदर एक जेनेटिक रिसर्च में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, जिसको आप न्यूरोस्पोरा का नाम देते हैं। फिर एक बड़ी इम्पॉर्टेंट थी एंटीबायोटिक के हवाले से, वो भी मैं लिख रहा हूँ, पेनिसिलियम। और इसी तरह से ना इसमें एक ट्रफल का ज़िक्र भी आता है, ठीक है ना, ट्रफल्स। ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल में आते हैं, एस्कोमाइकोटा में। ये किस में आएंगे, एस्कोमाइकोटा के अंदर। अच्छा बेटे, एक पाउडर सा हमें मैस नज़र आता है, ख़ास तौर पे ना लीव्स वगैरह के ऊपर। उसको ना मैं यहाँ पे एक लिख रहा हूँ वर्ड, यहाँ पे पाउडरी माइल्ड्यूज़। क्या लिखा है इसमें, पाउडरी माइल्ड्यू। अब ये जो पाउडरी माइल्ड्यू है ना, ये ख़ास तौर पे जो फंजाई होते हैं, ये वाइट कलर के स्पोर्स बनाते हैं पाउडर फॉर्म में ना। ये अगर हम नेचर वाइज देखें तो मैं यूँ कहूँगा कि ये क्या है, यानी पाउडरी माइल्ड्यू वाले वो पैरासाइट्स हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ, ये प्लांट्स के अंदर डिजीज़ वगैरह कॉज करते हैं, डैमेज करते हैं, तो ये फिर क्या हो जाएंगे, शाबाश, पैरासिटिक। लेकिन इसके अलावा ना इसमें हमें मुख्तलिफ और भी मिलते हैं। मिसाल के तौर पे इसके अंदर आपको डीकम्पोज़र्स भी नज़र आएंगे इस ग्रुप में, जो डीकम्पोजिशन का काम कर रहे होते हैं। इसके अंदर जो वो तकरीबन मैं ये कहता हूँ 40% जो मेंबर्स हैं वो क्या होते हैं, लाइकन्स की फॉर्म में होते हैं। और आपने पढ़ा हुआ है कि जो लाइकन्स है ना, वो एल्गा प्लस फंगस, यानी एल्गी और फंजाई के मिलने से जो बनता है वो स्ट्रक्चर क्या होगा, लाइकन होगा। और वो जो लाइकन्स है ना बेटे, इन्हीं के अंदर जो है वो क्या है, बनते हैं। और ये क्या है,
यहाँ पे ये देख लें तकरीबन इस ग्रुप के यानी एस्कोमाइकोटा के 40% मेंबर्स वो होते हैं जो कि क्या है एलजी के साथ, और इवन के दूसरा भी आपने याद रखना है एलजी के अलावा ना, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, साइनोबैक्टीरिया, यानी एलजी भी हो सकता है और साइनोबैक्टीरिया। अब ये साइनोबैक्टीरिया या एलजी के साथ जो रिलेशनशिप होती है वो क्या है, लाइकन की है। अच्छा, एक और भी रिलेशनशिप बनती है, उसको बेटे हम नाम देते हैं माइकोराइजल एसोसिएशन। वो कौन सी होगी, माइकोराइजल एसोसिएशन। यानी जो प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं ना, और जो आप कह सकते हैं रूट्स के अलावा, अच्छा जो रूट्स के अलावा जो दूसरा है ना, इसमें ये फंजाई के हाइफी होते हैं जो प्लांट को वाटर और मिनरल्स में जो है वो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। लेकिन वो रूट और ये हाइफी मिल के ये एसोसिएशन बनाते हैं, माइकोराइजल एसोसिएशन। और अगर आपसे कोई पूछे ना, जो माइकोराइजल एसोसिएशन है या ये जो लाइकन वाली, ये दोनों जो थी ना, जिस एसोसिएशन जो बनती हैं, इसको हम म्यूचुअलिज्म का नाम देते हैं। ये कौन सी है, म्यूचुअलिज्म वाली है, कि उसमें क्या है, ये म्यूचुअली एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, डिपेंड कर रहे होते हैं। ये बातें समझ आ गई कि नहीं। तो ये बेटे बेसिकली क्या था, ये एस्कोमाइकोटा और उसके कैरेक्टरिस्टिक। अब ना लास्ट में आ जाता है जो तीसरा इसका जो ग्रुप है फंजाई का, यानी ट्रू फंजाई का, दैट इज़ बैसिडियोमाइकोटा। कौन सा है जी, बैसिडियोमाइकोटा। और बैसिडियोमाइकोटा का जो कॉमन नेम होगा ना, वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, दीज आर क्लब फंजाई। ये कौन से होते हैं जी, क्लब फंजाई होंगे। और ये जो क्लब फंजाई है ना, इनके अंदर असल में जैसे यहाँ पे हमने कहा था ना, ये एस्काई बनते हैं, और जो एस्कस या एस्काई होंगे वो क्या थे, सैक लाइक। और यहाँ पे जो क्लब शेप जो हम कह रहे हैं ना, ये क्या होते हैं, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं। यानी जो क्लब शेप्ड होते हैं वो कौन से होते हैं, लॉन्ग रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं। और मैं इसमें ना वो स्ट्रक्चर एक ड्रा भी कर देता हूँ, इस तरह से देखिएगा, ये एक सिंगल यू मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया, दिस इज़ अ बैसिडियम। ये कौन सा था, बैसिडियम है। और देखें इस बैसिडियम की जो सरफेस है उसके ऊपर ये स्पोर्स लगे हुए हैं, जिनको हम क्या नाम देते हैं, हाँ जी, बैसिडियो स्पोर्स। यानी जो ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर था, ये क्या था, बेसिकली दिस इज़ अ बैसिडियम, और उसके ऊपर जो स्पोर लगा है वो क्या है, बैसिडियोस्पोर। और ये एन भी आप लिख सकते हैं, और ये सेक्सुअल स्पोर्स में आता है। बाकी इनके अंदर भी उसी तरह से बेटे बातें याद रखनी है, यानी कोनिडियोस्पोर्स होंगे जो एसेक्सुअल स्पोर्स के फॉर्म में होते हैं। बाकी ना जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी जस्ट लाइक एस्कोमाइकोटा, ये ध्यान में रखना है, वो मोनोकैरियोटिक हाइफी आएंगे, डाइकैरियोटिक मिलेगा, फिर उसमें ना कैरियोगैमी होती है, यानी न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ करते हैं, जाइगोट बनेगा। फिर जाइगोट जो होता है वो मियोसिस के थ्रू डेवलप करके ना हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाता है। और जो जाइगोट होता है दूसरी तरफ क्या, इसमें एस्कस कैप्सूल लाइक, और इसमें रॉड शेप जो है वो क्या, बैसिडियम बना देता है। हाँ, एक याद रखिएगा, जो एस्कोस्पोर्स होते हैं वो एस्कस के अंदर बनते हैं। ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एस्कोस्पोर्स के एस्कस के अंदर बनेंगे, आप इसको कह सकते हैं कि दे आर प्रोड्यूस्ड एंडोजीनियसली। जबकि जो बैसिडियोस्पोर्स हैं वो बैसिडियम के ऊपर बनते हैं, बैसिडियम की टिप पे बनेंगे। कहाँ पे बनेंगे जी, बैसिडियम की टिप के ऊपर बनते हैं बैसिडियोस्पोर्स, ठीक है ना। तो इसलिए ना ये एस्कोस्पोर्स और बैसिडियोस्पोर्स जो होंगे, ये दो तरह के हमें स्पोर्स यहाँ पे यूँ मिलते हैं। क्लियर हो गया। तो वो एंडोजीनियस से, और ये क्या है, एक्सटर्नली प्रोड्यूस हो रहे हैं, ये एक्सोजीनियस होंगे। क्लियर हो गया। बाकी ना इनमें भी उसी तरह से देखें, जो एक्चुअल जो माइसीलियम होती है वो मोनोकैरियोटिक होगी प्राइमरी,
और उसमें क्या है, डाइकैरियोटिक हाइफा बनता है और उससे क्या होगी, डाइकैरियोटिक माइसीलियम या सेकेंडरी माइसीलियम बनेगी। वजह आपको क्या बताई हुई है कि जो न्यूक्लियाई है ना उनके फ्यूजन फौरी तौर पे नहीं होती, यानी कैरियोगैमी जो है वो डिले हो जाएगी। और इतनी डिले होती है कि इनका ज़्यादातर जो लाइफ टाइम होता है ना उसमें वो न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज़ ही नहीं करते, यानी क्या होगी, उनमें कैरियोगैमी नहीं होगी, सिर्फ क्या है, प्लाज्मोगैमी होती है। लेकिन वो डिवाइड ज़रूर करते रहेंगे और एक ना माइसीलियम बना देंगे जो कि क्या होगी, सेकेंडरी माइसीलियम। फिर उसमें जैसा होगी इसी तरह से ना इसमें जैसे ये आपने एस्कोकार्प कहा था ना, ये फ़र्ज़ कर लें मैं आपके सामने ना ये हाइफी बना रहा हूँ और इन हाइफी में से ये देखें फ्यूजन की वजह से ये एक मैंने यूँ रॉड लाइक स्ट्रक्चर बना दिया और उसके ऊपर क्या है, ये ना रॉड पे यूँ एक कैप लाइक स्ट्रक्चर ये आ गया। और ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर था ना इसको आप ना यानी मशरूम का नाम देते हैं। लेकिन बेटे एक याद रखिएगा, ये जो पूरा कैप लाइक स्ट्रक्चर यूँ बना ना, ये बेसिकली क्या है, बेसिडियोकार्प है। ये क्या है, बेसिडियोकार्प है। और इसके ये जो अंडर साइड होगी इस पे क्या होते हैं, गिल्स भी आप कह सकते हैं या इनको हम गिल लामेली का नाम भी देते हैं, यानी ये क्या है, उसमें गिल्स हैं या गिल लामेली है। अब ये जो गिल्स लामेली होंगे ना उनमें ये बेसिडिया और बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे। इसलिए अगर आप देखें ना एक मशरूम की कैप को जो आप इन्वर्ट करके उल्टा के देखें, वो नीचे से हमें ना ब्लैकिश सी नज़र आना शुरू हो जाती है। और वो ब्लैकिश किस वजह से होती है कि उसमें जो स्पोर्स बनते हैं मैच्योरिटी पे क्या होंगे, वो ब्लैक कलर के हो जाते हैं। लेकिन बात जैसे मैंने की है ना, इनिशियली वो मोनोकैरियोटिक माइसीलियम थी प्राइमरी वाली, फिर डाइकैरियोटिक बनी और ये जो बेसिडियम बन गया ना, ये असल में इसमें या बेसिडियोकार्प जिसको आप कह रहे हैं कैप लाइक, दिस इज़ अ टर्शरी माइसीलियम। ये कौन सी हो जाएगी, दिस विल बी द टर्शरी माइसीलियम होगी। और ये जो टर्शरी माइसीलियम है ये अबव ग्राउंड होगी। प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों अंडरग्राउंड होती हैं, यानी जिस मटेरियल पे ये ग्रो कर रहे थे उसके अंदर पेनिट्रेंट। जबकि क्या होगी, जो बेसिडियोकार्प है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। अगर आप लेबल भी करना चाहें ना, ये ना इसका बेसल पार्ट होता है स्टाइप, ऊपर वाला क्या होगा, कैप कह दो या पाइलियस। यहाँ पे एक छोटा सा हमें रिंग सा नज़र आता है और ये क्या है, वो एनुलस है। ये रिंग कौन सा है, दिस इज़ द एनुलस। बाकी बेटे इसके अंदर ना जो एग्जांपल्स हैं, जैसे हमने इसमें पढ़े थे ना, मोरल, यीस्ट है, ट्रफल्स वगैरह हैं। इसके अंदर एक बॉल लाइक वो फ्रूटिंग बॉडी बनाते हैं, उनको मैं यहाँ पे ये देखें फॉर एग्जांपल करके लिख रहा हूँ। इसके अंदर क्या होगा जी, पफ बॉल्स भी आ जाते हैं, ठीक है ना। ये जो हमने अभी मशरूम की बात की थी ना, एगारिकस की, वो भी इसी के अंदर आते हैं, ठीक है, जो नॉर्मल मशरूम है। या एक इसमें आता है ब्रैकेट फंजाई, और एक मैंने लास्ट टाइम ना आर्मी लेरिया का जिक्र किया था, यानी एक हाइफा जो है एक दिन में 1 किलोमीटर लॉन्ग हो जाता है, ठीक है ना। और इसका हमने कहा था ना कि ये लार्जेस्ट इंडिविजुअल भी आर्मी लेरिया जो है वो भी बेसिकली बेसिडियो माइकोटा से ही बिलोंग करता है। बाकी बेटे इसमें ना एक जो ब्रैकेट फंजाई हैं वो आपको जो दरख्त वगैरह होते हैं ना उनके तने के ऊपर, या वुड लॉग्स रखे हैं उनके तने के ऊपर ना वो हमें ब्रैकेट्स की तरह से नज़र आ रहे होते हैं। और आखिरी बेटे मैं इसमें एक और एग्जांपल कोट कर देता हूँ, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, मोरकेला। और जो मोरकेला है इसको येलो मोरल भी कहते हैं, इसको आप क्या कहेंगे, दिस इज़ अ येलो मोरल। अब ये बेटे जो येलो मोरल है मोरकेला, ये पूरा नाम इसका मोरकेला एस्कुलेंटा बनता है। और ये ना ख़ास तौर पे जो कैंसर ट्रीटमेंट है उसके अंदर क्या है, इसको
हम यूज़ करते हैं। मेरे ख्याल में ये बातें समझ आ गई होंगी इस तरह से बेटे कि क्या थे। बैसिडियो माइकोटा है और उसके ये कुछ फीचर्स, लेकिन ज़्यादातर जो फीचर्स हैं ना वो इस एस्को के साथ मिलते जुलते हैं। वो मैंने लिखा नहीं है, लेकिन इसमें भी क्या है, सेप्टेट हाइफी होंगे और वो क्या होते हैं, इनिशियली मोनोकैरियोटिक होते हैं। अच्छा बेटे, अब हम नेक्स्ट आते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फंजाई की तरफ। देखें, जो फंजाई हैं ये भी एक बहुत बड़ा ग्रुप है और इस तरह से जैसे हमने इसमें बहुत सारी बातें की थी ना कि ख़ास तौर पर एस्कोमाइकोटा में जैसे पेनिसिलियम आ रहा है, मिसाल के तौर मेडिसिनल इंडस्ट्री में इसका यूज़ आ रहा है। फिर ना ये माइकोराइजल एसोसिएशन वाले भी हैं, ठीक है, वो प्लांट की ग्रोथ के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस बन जाती है। जो लाइकन्स बनते हैं जो एल्गी और फंजाई के मिलने से, ये ख़ास तौर पे ड्राई एरिया के अंदर जब वो लाइफ के स्टार्ट में ये बड़े यूज़फुल होते हैं। तो कहने का मतलब ये कि इकोलॉजिकल इम्पॉर्टेंसेस भी हैं, या फिर इस तरह से हम ना उनके ना डिफरेंट कह सकते हैं जो मोड्स हैं, यानी पैरासिटिक मोड है, सैप्रोफिटिक है, या ख़ास तौर पे यहाँ पे ना म्यूचुअलिज्म वो शो करें, तो इस लिहाज से उनके डिफरेंट जो हमें एडवांटेजेस नज़र आते हैं और डिसएडवांटेजेस भी। लेकिन मैं इसमें ना सबसे पहले आसान से एक बात कर देता हूँ, अगर इनमें आ जाए ना MCQs के लिहाज से इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, तो बेटा बहुत आसान। इकोलॉजिकल में ना एक तो आपने ये रखनी है माइको राइजल एसोसिएशन जो होगी, और दूसरी जो होती है ना लाइकन के हवाले से, जो कि क्या है, इम्पॉर्टेंट है। और ये जो लाइकन्स हैं ना, इनका मैं एक और भी लिख रहा हूँ कि ये बायो इंडिकेटर्स भी इनको कहते हैं, यानी किसी किस्म की जो पॉल्यूशन वगैरह होगी ना उसको ये ज़ाहिर करते हैं, यानी इंडिकेटर्स के तौर पे काम करें, या हम इनको ना सिंपली इंडिकेटर या बायो इंडिकेटर्स भी कह सकते हैं। अब अगर हम इसका ना जैसे फार्मेसी वगैरह में या फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है उसके अंदर यूज़ की बात करें ना, तो अभी जैसे मैंने पेनिसिलियम की बात की थी जो एस्कोमाइकोटा में आ रही है, इसके एक स्पीशी में यहाँ पे लिख रहा हूँ पेनिसिलियम, वैसे नोटेटम भी होता है, क्राइसोजीनम। आपके सिलेबस में जो ये दिए ना वो क्या करेगी, दैट प्रोड्यूसेस पेनिसिलिन। फिर इसी तरह से ना एक ख़ास तौर पे ना मिसाल के तौर सिफेलोस्पोरिन है, जैसे ये पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से ना पेनिसिलिन बनता है ना, इसी तरह से सिफेलोस्पोरियम उसे हम क्या, यानी स्पीशीज से स्पोरिन बनाएंगे। और इसकी जो अगर हम स्पीशी की बात करें ना एक्रीमोनियम, ये कौन सी स्पीशी हो जाएगी, एक्रीमोनियम, और ये क्या बनाती है, सिफेलोस्पोरिन। और याद रखिएगा ये जो सिफेलोस्पोरिन है ये हम कहते हैं कि बेसिकली ना ये ब्रॉड रेंज एंटीबायोटिक में आती है, कि एक वैरायटी ऑफ माइक्रोब्स को ये डिस्ट्रॉय कर सकती है। अच्छा बेटे, इसी तरह से आपने मे भी एक ग्राइसियोफुल्विन सुना होगा कि ये भी ना ग्राइसियोफुल्विन, ये भी एक हम एंटीबायोटिक वगैरह यूज़ करते हैं। और ये ख़ास तौर पे ना जो ग्राइसियोफुल्विन है ये फंगल इन्फेक्शन, ये MCQ में आ सकता है, ये किसके ट्रीटमेंट के लिहाज से हम यूज़ करेंगे, फंगल इन्फेक्शंस के। और फंगल इन्फेक्शन जो होती है ना वो हेयर की भी हो सकती है, वो स्किन की भी हो सकती है, वो नेल्स एट्सेट्रा की होगी। तो ग्राइसियोफुल्विन जो होते हैं हम यूज़ करते हैं। इस तरह से ना एक आपने ना पढ़ा भी होगा इसके बारे में, साइक्लोस्पोरिन, यानी ये जो ख़ास तौर पे जो साइक्लोस्पोरिन ड्रग है ना, इसको मैं एक नाम यहाँ पे दे रहा हूँ, इम्यूनो सुप्रेसेंट।
ये क्या है, एक तरह का इम्यूनो सुप्रेसेंट है कि इम्यून सिस्टम को ये क्या करता है, सुप्रेस। और ख़ास तौर पे जो होता है जैसे किडनी ट्रांसप्लांट है, यानी जिसको हम ना ऑर्गन ट्रांसप्लांट कहते हैं, उसके अंदर इसका यूज़ है। यानी जो ऑर्गन या टिश्यू रिजेक्शन जो होती है उससे ये बचाएगा। फिर बेटे एक बेसिकली ना अर्गोटीन भी थी, यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूँ, इसमें एक अर्गोटीन है और ये एक नाम है फंगस का क्लेविसेप्स परप्यूरिया। और ये ख़ास तौर पे जो होता है ना, जो मिग्रेन है, जो आधे सर का दर्द जिसको कहते हैं, उसमें भी यूज़ होता है। और जो ख़ास तौर पे जो बेबी की डिलीवरी है उसके दौरान भी क्या है, यह यूटिलाइज होगा। अब इसी तरह से अगर हम ना यहाँ पे एक बात करें फूड इंडस्ट्री के हवाले से, जैसे वो इकोलॉजिकल मैंने लिखा था ना, तो फूड इंडस्ट्री के अंदर जो यीस्ट है, और यीस्ट का बेटा मैं यहाँ पे एक नाम भी लिख रहा हूँ, सैकारोमाइसिस सेरीवाइसी, ये यीस्ट का नाम है। और ये बेसिकली क्या करती है कि ख़ास तौर पे जो बेकिंग इंडस्ट्री है उसमें यूज़ होगी। और ये ख़ास तौर पे जो ग्लूकोज होता है ना, उसको कन्वर्ट कर देती है एथेनॉल के अंदर, अल्कोहल के अंदर, या फिर इसी तरह से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो क्या है, जब वो रिलीज़ होती है। इसलिए ना जो होते हैं ना जैसे ब्रेड वगैरह वो सॉफ्ट हो जाती है, उसकी रीज़न ये है कि CO2 भी रिलीज़ कर रही है। बाकी रह गया इसमें ना ख़ास तौर पे यीस्ट की कई ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि सोर्स हैं किसका, विटामिन बी। और तकरीबन ना इनके अंदर ये भी लिख लीजिएगा 50% तक क्या होती है, प्रोटीन बी होगी। ये भी MCQ में आ सकता है, 50% तक इसमें क्या होगी, प्रोटीन्स भी होती हैं। इसी तरह बेटे एक ख़ास तौर पे जो होते हैं ना एस्परगिलस, आपने मे भी इसका नाम पढ़ा भी होगा। वैसे तो एक डिज़ीज़ भी होती है, एस्परगिलोसिस कहते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में ना यहाँ पे एस्परगिलस के लिए ना उसने एक दिया है सिट्रिक एसिड, यानी जो डिफरेंट हम वो कोलास वगैरह यूज़ करते हैं ना, कोई भी यानी कोलास वगैरह जो बनाए जाते हैं उनके अंदर जो सिट्रिक एसिड होगा वो इस एस्परगिलस स्पीशी की वजह से होता है। अच्छा बेटे एक और है यहाँ पे फूड इंडस्ट्री में ही, यानी वो सिट्रिक एसिड कोलास वगैरह में वो यानी ड्रिंक्स वगैरह के अंदर वो यूज़ कर रहे हैं। मार्केला एस्कुलेंटा मैंने एक बताया था, येलो मोरल, वो भी एडिबल है। यानी मोरल्स जो होती हैं ये होगी एडिबल है। या बेटे एक ट्रफल आपने पढ़ी थी, ठीक है ना, ट्रफल्स भी जो होती हैं, या मशरूम्स, एगरिकल्चर, ये सारे के सारे क्या है, एडिबल है, एज अ फूड हम इनको यूज़ करते हैं। और एक ना आपकी बुक में वो दिया हुआ है, बेसिकली ना देखें जो मोरल होता है ना ये अबव ग्राउंड फ्रूटिंग बॉडी होगी, और ये जो ख़ास तौर पे जो ट्रफल है ये क्या होती है, अंडरग्राउंड होती है। और ये अंडरग्राउंड भी होगा बेटे। और साथ में एक याद रखिएगा, वो जो स्ट्रक्चर बॉल लाइक बनाते हैं ना, दैट इज़ कॉल्ड एज ट्यूबर, उसको आप क्या नाम देंगे, ट्यूबर का। तो इस तरह से बेटे ये अगर हम फर्दर ना डिजीज़ की बात करें, ये थोड़ा सा आप ये खुद रीड कर लीजिएगा, इतना ये टफ नहीं है। जैसे हिस्टोप्लाज्मोसिस है, वो हमारे ना लंग्स की जब वो डिजीज़ होती है वो भी इसी तरह से सॉइल फंगस की वजह से हो रही है। या फिर एथलीट फुट वर्म आपने सुना होगा, रिंग वर्म्स वगैरह जो होते हैं वो स्किन डिजीज़ जो होती हैं ये फंगस की वजह से हो रही है। टेनिया पैडिस उसको हम नाम देते हैं, जो बेसिकली क्या है,
टेनिया पेडिस वो एथलीट फुट फॉर्म कॉज कर रही है। तो कहने का मतलब ये है कि ये इस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर भी क्या करते हैं, दे मे कॉज सेवरल टाइप्स ऑफ डिजीज़। आज के साथ में ये लेक्चर ख़त्म हुआ। मेरे ख्याल में ये काफ़ी हद तक की बातें आपको क्लियर हो गई होंगी कि मैंने कोशिश की है कि तमाम ग्रुप्स को मैं एक साथ इस तरह से एक्सप्लेन कर दूँ। बाकी अगर इसमें कहीं पे कोई कन्फ्यूजन हुई तो वो इंशाल्लाह हम डिस्कशन सेशन के अंदर जब वो डिस्कस करेंगे। इजाज़त दीजिए। थैंक्स वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।